माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत सोमवार से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के तहत कल से धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है। इसी क्रम के तहत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह 2 महीने से बंद थी, उसे कल से जायरीनों के लिए खोला जाएगा। इसी के तहत पूरे दरगाह परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दरगाह खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा। दरगाह से नजीर कादरी की रिपोर्ट। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थल खोलने पर पुष्कर के पुरोहितों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार का धन्यवाद किया है। पुरोहितों ने कहा कि इससे उनकी आजीविका फिर से प्रारंभ होगी। ब्रह्मा मंदिर के कपाट कल से खुलने से पहले ही पुरोहितों में हर्ष की लहर दौड़ गई। हम पहले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने राजस्थान के सभी धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय लिया, जिससे धार्मिक स्थलों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका के ऊपर बहुत फर्क पड़ा था। तो धार्मिक स्थल खुलने से और पुष्कर में जैसे ब्रह्मा मंदिर खुलने से पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों की और पुष्कर के निवासियों की जो आजीविका है वह सब टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। तो टूरिस्ट शुरू होंगे और जैसे लोग जो भी यात्रा करने वाले आएंगे, दान धर्म करेंगे, जिनसे तीर्थ पुरोहितों की और जो पुष्कर में रहने वाले नागरिक व्यवसायी बंधु उनकी आजीविका वापस शुरू होगी। इसका हम पहल का स्वागत करते हैं। साथ ही ये भी करना चाहते हैं सभी लोग वैक्सीन जरूर लगाएं। सरकार ने जो निर्णय लिया है मंदिर खोलने का, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों में भी हर्ष की लहर है, क्योंकि जब यात्री आएंगे तो हमारा गुजारा इसी तीर्थ से चलता है और मंदिर के नाम से यात्री यहाँ पर आता है और पूजा अर्चना हम तीर्थ की कराते हैं और उसी से हमारा परिवार का लालन पोषण होता है। वैसा है, हर्ष का विषय है कि काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के चलते पूरा व्यवसाय बंद है और पुष्कर के सारे बाज़ार बंद है और यात्रियों की आवक भी बंद है। और धार्मिक नगरी पुष्कर में सारा जो व्यवहार है, लेन देन, वित्तीय वर्ष जो है, वो सब मार्केट जो है पर्यटक के ऊपर आधारित है। और पर्यटक नहीं आने से और यात्रियों को नहीं आने से यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहितों को भी, यहाँ के पूरे मार्केट वाले को, होटल वाले को, सबको बहुत घाटा हो रहा था। तो अब ये कल से ब्रह्मा मंदिर खुल रहा है, तो ये प्रसन्नता का विषय है कि वापस सबकी गाड़ी चल पड़ेगी और यात्रियों की आवक होगी, पर्यटकों की आवक होगी। पर्यटकों की आवक होने से हमारे तीर्थ पुरोहितों को भी आमदनी होगी, यहाँ के व्यापारियों को भी आमदनी होगी। यहाँ का मौसेरे भाई द्वारा सोना व नकदी हड़प लेने का मामला अलवर गेट थाने में दर्ज हुआ है। इस संबंध में परिवादी दीपक जैन ने 59 लाख रुपए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। अलवर गेट थाने में 59 लाख रुपए धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अलवर गेट उप निरीक्षक दातार सिंह मेड़तिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पालबिचला निवासी दीपक जैन ने नवंबर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मौसेरे भाई रमेंद्र जैन द्वारा 50 लाख रुपए का सोना व 8 लाख रुपए नगद हड़प लिए गए थे। इस संबंध में आरोपी रमेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। श्री दीपक जैन निवासी पालबिचला थाना जहाँ पर एक मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे मौसेरा भाई है श्री रमेंद्र जैन निवासी अनासागर लिंक रोड किशनगंज, जिसको पुश्तैनी गोल्ड था करीबन 50 लाख का, वो और कुछ 8 लाख रुपए उधार दिए थे, कुल करीबन 59 लाख रुपए का गहना, सोना और ये रुपए हड़प लिए, जिस पर धोखाधड़ी का थाना जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर दिनांक 25/6/21 को आरोपी श्री रविंद्र जैन और डब्बू निवासी अनासागर लिंक रोड किशनगंज को SHO मैडम द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसको आज भी कल न्यायालय में रिमांड पर लिया गया था। आज पुनः आशागंज क्षेत्र में मंदिर परिसर पर एक खानाबदोश महिला की पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशागंज क्षेत्र के मंदिर परिसर में खानाबदोश महिला के सिर पर पत्थर मारकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। इस संबंध में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अज्ञात हत्यारे की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में रात्रि को कोई किसी जो खानाबदोश महिला थी, उसको किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया, सिर पे पत्थर रख के मंदिर के सामने। रात को करीब 2-2:30 बजे के आसपास की बात होगी, क्योंकि रात्रि को पुलिस गश्त भी घूम रही थी, तो उस समय तक 2 बजे तक तो इस प्रकार का कोई वाक़ा नहीं था। पुलिस कांस्टेबल ने बताया, यहाँ के जो लोकल बीट कांस्टेबल है जो रात्रि गश्त में तैनात था,
और ये कोई महिला लगभग 50 साल की थी और इसके सिर पे पत्थर मार के किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। और इसका अनुसंधान मौके पे हम लोग सभी इधर हैं, FSL की टीम, MOB की टीम, अन्य दूसरे प्रकार के जो भी हमारे पास अनुसंधान के तरीके हैं वो सारे हम आजमा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने किस कारण से इसकी हत्या करी है। ये सारा हम जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, मंदिर में हुआ है? नहीं, मैं ये तो बाहर जो खुली जगह थी, जो मंदिर तो बंद हो जाता है, ओपन परिसर टाइप का, जो रोड से एडजॉइनिंग कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, कोई भी आदमी सो सकता है। तो कोई इतना बड़ा मंदिर भी नहीं है, कोई मंदिर के अंदर बड़ा कोई ऐसा वाक़ा नहीं है। एक सामान्य रोड के ऊपर फुटपाथ टाइप का सा है, अंदर मंदिर है, बैठने की जगह है। तो वो अनुसंधान हम लोग कर ही रहे हैं अभी। और बाहर की महाराष्ट्र की कोई महिला। भीषण गर्मी के चलते पानी की सप्लाई लंबे समय से बाधित होने के कारण फाइसागर रोड के निवासियों ने जलदाय विभाग के बाहर आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शित किया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के फाइसागर रोड निवासी पानी नहीं आने की समस्या से परेशान होकर जलदाय विभाग पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लंबे समय से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर को लाइव के माध्यम से स्वामी न्यूज द्वारा दिखाया गया। कि भाई 3 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी आता तो गंदा, और अब 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है जी, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, जिस कारण यहाँ वाटर पर आए हुए हैं। क्या इसके बारे में शिकायत करी आपने? शिकायत मैडम को कर दी है, कंप्लेन लिख दी है, लेकिन कंप्लेन की कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारे से मैडम ने कहा था आज शाम तक आपके पानी की सप्लाई चालू करूंगी, और अभी फोन करके कह दिया कोई सप्लाई नहीं आएगी, जैसे होगा काम। मेरी टैंकर से काम चलाए, मैं टैंकर भेज देती हूँ। अब कहाँ तक चलाएंगे इस काम को? पहले तो बिल्कुल गंदा पानी आता है, मतलब बनने लायक ही नहीं होता पानी। 15 मिनट के बाद थोड़ा सा आता है कि गंदी बदबू आती है पानी में, गटर के पानी ये स्मेल सी आती है। घर के बाहर खड़े रिक्शे को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। दरगाह थाना अंतर्गत हिंदू मोची मोहल्ला क्षेत्र में देर रात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दरगाह थाना अंतर्गत हिंदू मोची मोहल्ला क्षेत्र से देर रात चोरों ने घर के बाहर खड़े रिक्शे को चुरा लिया। इस संबंध में पीड़ित बाबुल नामक व्यक्ति ने दरगाह थाने में शिकायत दर्ज कराई। हिंदू मोची मोहल्ले में रिक्शा खड़ा होता है रोज घर के सामने, वहाँ से मेरा रिक्शा चोरी हो गया रात को 4:15 बजे से 4:45 बजे के बीच। रात को 1 बजे से वो चोर दोनों आ रहे जा रहे थे, और इधर क्या नाम है काम भी चल रहा था बेलदारों का, लेकिन उनका काम करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में ख़त्म हो गया और वो सब चले गए अपने अपने घर। उसके बाद में ये प्लानिंग करके 2-4 चक्कर करे इन्होंने, आके गाड़ी का वायर तोड़ा के ये बैग में गाड़ी रिटर्न लेके चले। सुरक्षा को धता बताते हुए एक हार्डकोर अपराधी जेल में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट के अंतर्गत अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जिसको कोर्ट ने वापस जेल भेज दिया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में समय समय पर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम जेल में बंद अपराधियों के द्वारा किया जाता है। साल 2020 में हरियाणा के एक खतरनाक अपराधी दीपक मलिक के पास से चेकिंग के दौरान जेल प्रशासन द्वारा एक मोबाइल जब्त किया था। मोबाइल जब्त किए जाने के बाद जेल प्रशासन के द्वारा सिविल लाइंस थाने में दीपक मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद आज प्रोटेक्शन वारंट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दीपक मलिक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ पूरी होने के बाद एक बार फिर से जब हार्डकोर अपराधी दीपक मलिक को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, तो उसके बाद कोर्ट ने हार्डकोर अपराधी दीपक मलिक को जेल भेजने के आदेश दिए। हालांकि इस तरह के समय समय पर घटनाएं सामने आती रही हैं, जब जेल में सुरक्षा को धत्ता बताते हुए जेल में बंद अपराधी जेल में रहते हुए भी मोबाइल फ़ोन और सभी आवश्यक वस्तुएं मंगाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक जेल प्रशासन सुरक्षा में लगी सेंध पर किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुआ है, जिसके चलते अपराधी आज तक जेल में बंद रहकर भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। पिछले साल जेल में मोबाइल मिला था, जिसमें मुकदमा 297/2020 दर्ज है और 42 कारागार अधिनियम में, जिसमें दीपक मलिक मुलजिम पाया गया, जिसको प्रोटेक्शन वारंट से हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर के आया, जिसको न्यायालय में पेश किया, वापस जेसी का आदेश मिले। हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल रखता था, मोबाइल ही अपने बात करता था मोबाइल से सिक्योरिटी जेल में। भाजपा मंडल व जांगीर समाज के आग्रह पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए गए।
कोरोना से बचाव के लिए भाजपा मंडल व जांगीड़ समाज के आग्रह पर टोरंटो गार्डन में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस अवसर पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर 500 डोज के लिए लगाया गया है, जिसमें 18 से 44 व 45 से ऊपर आयु वर्ग के लिए लगाया जा रहा है। इस शिविर में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। टोरंटो में कोविशील्ड लगाई जा रही है। 500 डोज यहाँ आई हैं और सेकंड डोज भी लगेगी 45 प्लस वालों को और 18 प्लस वालों को फर्स्ट डोज भी लग रही है। तो आपके माध्यम से मेरी टोरंटो पैलेस के आसपास जितने भी लोग हैं उन सबसे निवेदन है कि वो आए और वैक्सीनेट कराएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम एक ड्राइव के रूप में लगाया जा रहा है और हमारे मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा जी और हमारे शहर जिला मंत्री मंजू शर्मा जी और हमारे जांगीड़ समाज के सभी बंधुओं द्वारा ये सम्मिलित रूप से ये लगाया गया है और यहाँ सुविधा मिली है। तो मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग इस कैंप का लाभ उठाएं। 500 लोगों को लगनी है, 500 डोज यहाँ आई हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोग आए और यहाँ वैक्सीनेशन कराएं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना वैक्सीनेशन के फायदों को बताया। उन्होंने इस कार्यक्रम में किसान और खेती पर भी बात की। देहात जिला ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की उपयोगिता व उसके लाभ के बारे में बात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने खेती, किसानी और फसलों के बारे में भी बात की। उन्होंने युवाओं से रोजगार के मुद्दे पर संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देश हित के कई विषयों पर संवाद किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक माह के किसी भी एक रविवार को देश से मन की बात कार्यक्रम के तहत संवाद करते हैं। आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा था उसके अंदर आज मोदी जी मन की बात थी 27 तारीख को दिन को 11 बजे। मोदी जी ने मन की बात के अंदर कई कार्यक्रमों का जिक्र किया, कई बातों का जिक्र किया जो जनता के हित में था। सबसे पहला उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के लिए चर्चा की, बात की और उन देहात के लोगों से बात की जो लोग इस कोविड वैक्सीनेशन से भ्रमित थे, डर रहे थे। लोगों से उन्होंने प्रत्यक्ष बात की टेलीफोन के द्वारा और उनको समझाया और उनको पूरा विश्वास दिलाया कि कोविड वैक्सीनेशन आपके लिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और आपको भी लगवाना चाहिए और आपके आसपास जो लोग डरे हुए हैं, भ्रमित हैं, उनको भी बाहर निकाल के लगवाने का काम करें। दूसरा, उन्होंने वर्षा ऋतु के लिए जो वर्षा का समय चल रहा है अभी, तो वर्षा का पानी किस तरह से संग्रहण किया जाए खेतों में और पहाड़ी ऊपरी स्थानों पर, उसके लिए उन्होंने विस्तार से बताया कि गाँव के लोग आसपास में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर छोटे पौंड के रूप में खोद के उनको रख देते हैं ताकि जब बरसात का पानी आता है उसमें से होता हुआ ज़मीन के अंदर ज़मीन का भूमि स्तर बढ़ाने के काम में आता है और वो साल भर कृषक के लिए काम आता है। ये जो प्रत्येक वनस्पति है इस भारतवर्ष में और संसार के अंदर, प्रत्येक वनस्पति के अंदर औषधि विद्यमान है, लेकिन उस औषधि को समझने वाला चाहिए। इसलिए किसानों को और भारत के लोगों को जो जिनके यहाँ खेती होती है, जिनके आसपास में वृक्ष लगे हुए हैं, उनको ये जानकारी दी कि आप इनका पता करिए ये कौन सी औषधि किस काम आती है। तभी किसानों से उनसे संपर्क किया तो गिलोय के बारे में, तुलसी के बारे में, ऐसी जो लोग बाग समझते नहीं थे उसके बारे में उनको किसानों को बताया और किसानों ने फिर उनको आश्वस्त किया कि ये हमारे प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, उसका लोगों को लाभ मिलने लगा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो मन की बात कार्यक्रम के तहत देश की जनता को जो संदेश दिया, उसमें जो 18 वर्ष के ऊपर जो सभी को वैक्सीनेशन फ्री दे करके और एक बहुत बड़ा जो आपने काम किया, उन्होंने आज बताया कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में इस कोरोना का अंत होगा और तेजी से पूरे देश में वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। और इसमें जो कई बार भ्रांतियां फैलाई गई थी या लोगों को डराया गया कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों को भी उन्होंने आश्वस्त किया और जिस प्रकार से जो हमारे योगा, आयुर्वेद और हमारे जो जड़ी बूटियाँ, औषधियों का भी महत्व है, जिसमें गिलोय
और आपके जो औषधियों का किस प्रकार से महत्व है उसको भी आपने बताया था। और अपने जो पानी का संचय किस प्रकार से पानी का संचय करके और अपन पानी का वाटर लेवल बढ़ावें, उससे जो आपकी समृद्धि और खेती बाड़ी का काम करके और किस प्रकार से जो गाँव में इसका बहुत बड़ा ये भी एक सेवा कार्य मोदी जी ने बताया। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से आज मन की बात में पूरे जिले के लोगों को, प्रदेश को, राष्ट्र को फायदा हुआ और निश्चित रूप से मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है। और मोदी जी जब तक हमारे साथ हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया की कमर टूट चुकी थी, उस समय भारत मजबूती के साथ खड़ा है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जो कुछ लोग जो भ्रांतियां फैला रहे हैं वो राजस्थान सरकार के राजस्थान राजस्व मंडल के विघटन के मामले में विरोध के स्वर लगातार मुखर होते जा रहे हैं। इस विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के राजस्व मंडल के विघटन के मामले में आज समाज के प्रबुद्धजन व गणमान्य लोगों से चर्चा मशवरा किया गया, जिसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी लोग इस राजस्व मंडल विघटन के विषय पर विरोध में खड़े हैं। संपूर्ण अजमेर वासियों का सहयोग इस मामले में बार एसोसिएशन को प्राप्त है। आगे के संघर्ष के लिए एक संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसका कार्य राजस्व बोर्ड को बचाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की रणनीति बनाना और सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने के लिए आंदोलन करना रहेगा। राजस्व मंडल विघटन के बारे में आज समाज के गणमान्य नागरिकों की एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मीटिंग रखी गई है। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि पूरा अजमेर हमारे साथ है। रेवेन्यू बोर्ड का विखंडन किसी भी हालत में हमें स्वीकार नहीं होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मीटिंग में एक संयुक्त समिति बनी है जिसके अंदर अजमेर बचाओ उसका नाम दिया गया है और उसके तहत आगे कार्रवाइयाँ चलेंगी। अलग अलग दिन अलग अलग एजेंडे के तहत कार्रवाई होगी और आंदोलन किया जाएगा। उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ऑनलाइन पे भी ट्रेंड किया जाएगा? बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रेंड किया जाएगा, फेसबुक पे किया जाएगा, व्हाट्सएप पे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा उपयोग किया जाएगा। पोस्ट कार्ड डालने का भी प्रावधान है। और कल मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है तो मैं एक डेलीगेशन लेकर कल मैं जयपुर मिलने जा रहा हूँ। अजमेर शहर का नुकसान ही है। अजमेर को ये सौगात मिली हुई है। आपके अजमेर का डिवीज़न जो है राजस्थान में मर्ज हुआ था, उस टाइम ये एग्रीमेंट के तहत रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व मंडल और शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी, आयुर्वेदिक, ये सब संस्थान अजमेर को मिले हैं। ये इसलिए मिले हैं कि अजमेर को एक राजधानी नहीं बनाकर इसको राजधानी का कैडर दिया जाए, इसलिए इसको डिपार्टमेंट मिले हैं। और ये राव कमीशन की कमेटी के तहत मिला है। कोई ये खैरात में कोई चीज़ नहीं मिली अजमेर को, अजमेर का राइट है ये, इसलिए हम लड़ेंगे। पूरा अजमेर हमारे साथ है, पूरा समाज हमारे साथ है, पूरे प्रतिनिधि लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हमारा तो यही है सरकार से कि इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। पूरा अजमेर इफेक्ट है, तांगे वाला इफेक्टेड है, दुकानदार इफेक्टेड है, टैक्सी वाला इफेक्टेड है, होटल वाला इफेक्टेड है। आज 500 आदमी 600 आदमी रोज़ अजमेर में आता है तो ठहरता है, खाता पीता, पुष्कर जाता है, दरगाह जाता है, उसकी सबकी अस्मिता अजमेर के साथ जुड़ी हुई है। आंदोलन है, चल रहा है, आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहब को विज्ञापन कल दिया जाएगा। कल मैं खुद जयपुर से चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने जा रहा हूँ डेलीगेशन को लेकर। आवश्यक बैठक रखी थी जिसके अंदर अजमेर के जितने भी प्रभुत्व नागरिक थे, जैसे व्यापारिक संघ के प्रतिनिधि थे, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे और दरगाह दीवान के प्रतिनिधि थे, अजमेर फोरम के प्रतिनिधि थे और इस तरह से सभी जितने भी अजमेर के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष वगैरह थे, तो रेवेन्यू बोर्ड के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जसराज जी और ये सभी लोग थे। और सभी ने ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक तो अजमेर बचाओ संघर्ष समिति बनाई जाए, क्योंकि ये मामला अजमेर के महत्व का है, वकीलों की राइट का नहीं है, अजमेर का महत्व है। और राव कमीशन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, तो उस टाइम जब प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे वो सब राजस्थान में जब मर्ज हुए थे तो अजमेर सबसे आखिर में मर्ज हुआ था। और उस टाइम ये कंडीशन रखी गई थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको राजधानी बनाने तक का इसका प्रस्ताव चल रहा था,
लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीमित संसाधन थे, पानी की कमी थी और पहाड़ों से घिरा हुआ था, विस्तार होने में कमी थी, राव कमीशन ने सभी जगह की ये भी इंक्वायरी करी कि कहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितना एरिया है। तो जयपुर क्योंकि उनको ज़्यादा सूटेबल लगा, वहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ ने अपनी अपनी बिल्डिंग्स दी वहाँ पे, और सेक्रेटरीट जैसी बड़ी बिल्डिंग, हाई कोर्ट जैसी बड़ी बिल्डिंग, तो इसलिए कैपिटल तो जयपुर को रखा। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड का और महत्व कम ना हो, अजमेर का महत्व कम ना हो, इसलिए उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन और एजुकेशन बोर्ड रेवेन्यू बोर्ड को दिया। लेकिन अजमेर का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत ही कमज़ोर होने के कारण बार बार अजमेर से हर कोई भी डिपार्टमेंट ले जाने की ही बात करता है, कोई लाने की कोई बात नहीं करता। पूर्व ज़माने में मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राव कमीशन की रिपोर्ट में उनका जिक्र है कि उनसे बयान लिए गए थे, BK कौल साहब जैसों के बयान लिए गए, और उनके विरोध के कारण से हमको ये महत्वपूर्ण पद मिले, महत्वपूर्ण स्थान मिले। लेकिन आज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी रिप्रेजेंटेशंस जो है वो कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। आज जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के हैं, तो वहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट लेके कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार कोटा के शांति धारीवाल है, वो कहता है कि हाई कोर्ट तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड तो मैं कोटा में ले आऊँगा। तो इस तरह से रेवेन्यू बोर्ड या अजमेर को तो बहुत ही कमज़ोर समझ रखा राजनीतिक दृष्टि से, और इसलिए हर बार रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर ही या अजमेर के ऊपर ही तलवार लटकती रहती है। यहाँ से इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स यहाँ से चले गए, लेकिन एक विरोध पत्र जारी करने के अलावा राजनीतिक प्रतिनिधियों का और कोई भी कार्रवाई वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे को ये संघर्ष समिति बनानी पड़ी, और संघर्ष समिति नॉन पॉलिटिकल है, इसके अंदर राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है, और इसके अंदर जितने भी संगठन हैं वो मिलकर के अजमेर बचाने की कार्रवाई, अजमेर के अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग ये आंदोलन करेंगे। और कल हम कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे, और मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी से भी हमको अपॉइंटमेंट मिला है, वहाँ पर भी हम जा कर के और अपना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद में जैसा कि आज डिसीजन लिया गया है, सभी अजमेर के जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन है, संगठन है, उन्होंने सब ने आश्वासन दिया है कि अजमेर के अंदर चाहे कर्मचारी संघ हो चाहे व्यापारिक संघ हो, सब हमारे साथ हैं, और हम सब मिल कर के इस आंदोलन को अजमेर बचाओ आंदोलन के रूप में चलाएंगे। पहले 9 तारीख को मीटिंग रखी गई थी, और 9 तारीख को उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी, और रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसका सेकंड स्टेप ये है कि अब 29 तारीख को उसी का फॉलोअप है कि रेवेन्यू बोर्ड से ये रिपोर्ट आ गई है, अब हमको क्या करना है। तो अगर हमारा विरोध नहीं होगा, अजमेर से कोई बहुत ज़बरदस्त विरोध नहीं होगा, तो ये तो रेवेन्यू बोर्ड के टुकड़े कर देंगे, क्योंकि राजनीतिक हमारी कमजोरी का नतीजा है कि अजमेर को ही समझते हैं कि यहाँ से कुछ भी ले लो और यहाँ के लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ऑनलाइन ट्रेंड का आज डिसीजन लिया था कि इसको ऑनलाइन भी करेंगे और मीडिया के थ्रू भी उठाएंगे, और जितना भी जो भी कुछ हो सकेगा अजमेर के अंदर। अभी आज की तारीख में क्योंकि कोर्ट्स बंद है और अजमेर में भी करीब करीब बंद सा ही माहौल है, इसलिए अभी अजमेर बंद कराने का या कोर्ट्स बंद कराने की जैसी स्थिति तो अभी है नहीं। लेकिन हम दूसरा विरोध प्रदर्शन करते हुए इसको गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। हमने हाईकोर्ट में एक दफ़ा पहले जोधपुर वालों ने एक हाईकोर्ट में पीएल लगाई थी, और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लगाई थी कि रेवेन्यू बोर्ड की बेंच हाईकोर्ट जोधपुर में लगाई जाए। तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट का काम है और बार एसोसिएशन इस तरह की कोई डिमांड नहीं कर सकती। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज़।